झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाने वाले हैं पहले पीएम। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। बैतूल और शाहजहांपुर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। हरियाणा में जहरीली शराब से 22 लोगों की मौत। अंबाला में एक और व्यक्ति ने तोड़ा दम। ग्रामीणों ने ठेके पर जड़ा ताला, मास्टरमाइंड दबोचा गया। मणिपुर में इंटरनेट बैन 18 नवंबर तक बढ़ा। 195 दिन से प्रतिबंध जारी है। पुलिस ने कहा अफवाहों को रोकने के लिए निर्णय लिया गया। उत्तरकाशी टनल हादसा, 55 घंटे से 40 मजदूर फंसे। अब 35 इंच चौड़े स्टील पाइप से मजदूरों को निकाला जाएगा। पीएम ने सीएम धामी से हादसे की ली जानकारी। 23 घंटे में दिल्ली की हवा हुई जहरीली। दीपावली के बाद AQI 202 था, 900 के पार पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद की गई आतिशबाजी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मध्य प्रदेश दौरा। पन्ना, अशोकनगर, भोपाल और छिंदवाड़ा में जनसभा। पन्ना के पवई विधानसभा में जनसभा करेंगे सीएम। अशोकनगर जिले में जनसभा करेंगे सीएम योगी। भोपाल के बैरसिया विधानसभा में भी चुनावी जनसभा है। छिंदवाड़ा में चुनावी जनसभा करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि आज ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। पन्ना के पवई विधानसभा में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अशोकनगर जिले में जनसभा करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ जनसभाएं आज। छिंदवाड़ा में चुनावी जनसभा करेंगे सीएम। पन्ना के पवई विधानसभा में जनसभा करेंगे सीएम। अशोकनगर जिले में जनसभा करेंगे सीएम योगी। भोपाल के बैरसिया विधानसभा में भी चुनावी जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मध्य प्रदेश दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेश दौरा आज। पन्ना के पवई विधानसभा में करेंगे जनसभा। अशोकनगर जिले में जनसभा करेंगे सीएम योगी। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील माधवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्या कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं मध्य प्रदेश में। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में आज 15 तारीख है शाम 6 बजे तक जो प्रचार प्रसार थम जाएगा और जो बात की जाए 2 दिन बाद 17 तारीख को मतदान होंगे। तो इसी तारीतम को लेकर मध्य प्रदेश में तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम राज्य के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारक माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और लगातार आज भी दौरा है। आज पन्ना, अशोकनगर, भोपाल और छिंदवाड़ा में भी करेंगे चुनावी प्रचार और सभाएं। तो ये जो चुनावी जो दौरे देखे जा रहे हैं, सीधे तौर से कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तमाम जो दौरे हो रहे हैं, चाहे अमित शाह के हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो रहे हैं, तमाम जो केंद्रीय मंत्री उनके हो रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ की बात किया तो योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं हर सभा में सिर्फ हिंदुत्व की ही बात करते हैं और हिंदुत्व खुले मन से कहते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार 3 दिवाली मनानी है। एक दिवाली पहले बन चुकी, एक दिवाली जब मतदान होगा तब, और एक दिवाली जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तब। जी
बिल्कुल, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा जो है वो लगातार उठाया जा रहा है और एक बड़ा कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष को टारगेट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी जनसभाओं को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई? ये देखिए, बिल्कुल उनकी जो जनसभा, जहाँ पर जनसभाएं होनी है, जैसे पन्ना में, वहां पर पन्ना में, छिंदवाड़ा में, आज भोपाल में, तो जहां जहां उनकी जनसभा होगी वहां पर जो सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सारे जो मार्ग डाइवर्ट कर दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, और तो तमाम जो सुरक्षा के जो इंतजाम होते हैं वो तमाम इंतजाम किए गए हैं। और बात की जाए, कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस की भी स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर है। राहुल गांधी का कल ही मध्य प्रदेश में भोपाल में दौरा था और लगातार भोपाल में दौरा था, और उसके बाद आज फिर प्रियंका का मध्य प्रदेश दौरा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, आम आदमी पार्टी, जो जितने राजनीतिक दल है, सभी लोग कमर कस कर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और चुनाव आज शाम 6 बजे तक, जो प्रचार प्रसार है, शाम 6 बजे तक थम जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जवाब जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेश दौरा है, जहां पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एमपी और छत्तीसगढ़ चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होगी वोटिंग। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। सत्रह नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होगी वोटिंग। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। सत्रह नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होगी वोटिंग। बता दें आपको कि 17 नवंबर को होनी है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पे वोटिंग। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होगी वोटिंग। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार प्रसार। सत्रह नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होगी वोटिंग। आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। एमपी और छत्तीसगढ़ चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन। एमपी और छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। सत्रह नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होगी वोटिंग।
आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। मोगा के रत्न सिनेमा के पास बीती देर रात दो पक्षों के बीच गोलियां चलने का मामला सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के दो लोगों को गोलियां लगी थी, जिनमें से एक पक्ष के विकास चुरंदल की मौत हो गई। दूसरे पक्ष का वीर सिंह उर्फ मिट्ठू स्थानीय सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक दिवाली के माहौल के चलते रतन सिनेमा के पास एक जगह पर जुआ चढ़ा था, जहां ये दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜੀ ਫਾਇਰਆਰਮ ਇੰਜਰੀ ਅਲੈਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਲੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੀਐਮਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਆਇਆ। ਸਰ ਇਸ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਰਤਨ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਕੇਸ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਆਇਆ ਸੀ। क्षेत्र की कानून व्यवस्था को बनाए रखने व शांतिपूर्ण मतदान हो, इस उद्देश्य को लेकर जिला कलेक्टर भास्कर लश्कर तथा पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा स्वयं भी दलबल के साथ पैदल फ्लैग मार्च पर निकले। कानून व्यवस्था बनाने में उन्होंने कहा सहयोग करें, अन्यथा किसी भी स्थिति में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आदर्श आचार संहिता का पालन करने वाले निर्वाचन के चलते पिपलोदा फ्लैग मार्च निकाला गया। मुख्य बात यह है कि जो रूट मार्च आप कल भी देखेंगे, तो कल हम जो भी मुख्य बड़े गांव हैं उन सब जगह निकाल रहे हैं। तो सिर्फ जावरा विधानसभा या आलोट विधानसभा तक ही सीमित नहीं है, सारी विधानसभाओं में जो भी मुख्य मार्ग हैं, मुख्य गांव हैं, वहाँ पर रूट मार्च निकाला जाता है। जनरली एक निर्वाचन की जब शुरुआत होती प्रक्रिया उस समय निकाला जाता है, एक मध्य में निकाला जाता है और एक लास्ट में निकाला जाता है। उस प्रकार की कार्रवाई हुई। सर देखा गया है राजस्थान चुनाव भी लागू में राजस्थान जिले वो आप लोग चूँकि स्थानीय स्तर पर ज़्यादा अच्छे तरीके से सब चीज़ों को समझते हैं कि निर्वाचन के समय में, इलेक्शन के समय में किसी भी प्रकार की अवैधानिक चीज़ों की आवाजाही पर और ज़्यादा सख्ती से रोक रहती है। सामान्य समय में भी रोक ही रहती है, लेकिन निर्वाचन के समय में और ज़्यादा फोकस और ज़्यादा शक्ति के साथ हम लोग ये सख्ती बरतते हैं। तो जो SST इत्यादि जो लगाई गई हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट नाके लगाए गए हैं, उन सब पर CCTV का भी व्यवस्था किया गया है। रोडवेज कर्मचारियों ने आज अंबाला में हुई कर्मचारी की हत्या को लेकर भिवानी में कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए हैं। बसों का चक्का जाम कर वर्कशॉप गेट पर धरने पर बैठे, जिसके चलते बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को दर्द बदर भटकना पड़ रहा है। भिवानी डिपो सुबह 4 बजे एक भी बस अपने गंतव्य की ओर रवाना नहीं हुई। यात्रियों को परेशानियों से गुजरना पड़ा, जिसके चलते प्राइवेट वाहनों का सहारा लेना पड़ा है।
और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। बता दें कि 5 बजे थम जाएगा प्रचार प्रसार। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होगी वोटिंग। एमपी और छत्तीसगढ़ चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील बालवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आज अगर हम बात करें तो 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस चुके हैं और लगातार उनका प्रचार प्रसार जो है वो जारी है। क्या आप कुछ अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव का आज जो प्रचार का, आज मध्य प्रदेश की बात किया है या छत्तीसगढ़ की बात किया है, तो आज शाम 5 बजे तक ही प्रचार प्रसार कर पाएंगे, जिसके बावजूद जो प्रचार प्रसार थम जाएंगे। और निर्वाचन आयोग का भी स्पष्ट आदेश है, आचार संहिता लगी हुई है। उनका साफ तौर से कहना है कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी प्रत्याशी कैंपेनिंग, इलेक्शन कैंपेनिंग या प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। डोर टू डोर सिर्फ 2-4 लोग ही कैंपेनिंग कर पाएंगे। जो झंडे हैं, बैनर है, पोस्टर हैं, सभी हटा लिए जाएंगे। जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी, जिसके भी जो बैनर फ्लैक्स लगे हुए हैं सभी हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और लगातार मध्य प्रदेश में पहले जब आचार संहिता लगी थी, उसके पहले फ्लैग मार्च निकाला था, फिर मध्य में निकाला था, फिर लास्ट फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की गई है। और अगर जो मतदान के दौरान किसी प्रकार से अगर किसी ने जोर जबरदस्ती करी तो उसको कानून की तरफ से बख्शा नहीं जाएगा। जी यशी। बिल्कुल, अगर हम बात करें सुनील यहाँ पर, तो अगर हम अन्य राजनीतिक दलों की बात करें, कांग्रेस की या फिर अन्य जो भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो, इन सब की तरफ से भी प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है, जनसभाओं को संबोधित उनके द्वारा किया जा रहा है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इस वक्त क्या बना हुआ है? देखिए यशी, मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दा सबसे ज्यादा अहम बना हुआ है राम मंदिर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिसपे लिखा गया था भव्य राम मंदिर बनेगा, राम लला विराजमान होंगे अयोध्या में, तारीख भी बता दी गई थी। तो इसी को लेकर कांग्रेस भी हमलावर थी कि आदर्श आचार संहिता चल रही है, आदर्श आचार संहिता में ये जो इस प्रकार से जो बैनर फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो बात यह, कमलनाथ जी भी एक हिंदुत्व का सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा है। अब देखने वाली बात होगी कि किस करवट उठ बैठता है, किसका हिंदुत्व का जो है चेहरा उभर कर चुनाव में आता है, या तो बीजेपी तो हमेशा ही, अगर बात किया बीजेपी की, तो बीजेपी हमेशा राम मंदिर के नाम पे या राम के नाम पे या भगवान के नाम पर चुनाव लड़ती है। और कांग्रेस के जो कमलनाथ है वो भी इसमें पीछे नहीं है। कमलनाथ ने भी कई दिन पहले कांग्रेस कार्यालय में सुंदरकांड का पाठ कराया था, फिर छिंदवाड़ा में उन्होंने एक हनुमान जी की मूर्ति भी बनवाई। तो जो देखा जा रहा है इस जो सिलेक्शन, तो दोनों ही पार्टी अपने अपने मुद्दे भुनाने में लगी हुई है। जी ऐसी। बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी। आज शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार थम जाएगा। एमपी और छत्तीसगढ़ चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होगी वोटिंग। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान को कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में अब तो दमखम लगा रही। कांग्रेस पार्टी के सीतापुर प्रत्याशी मनजीत भगत के सुपुत्र आदित्य भगत लगातार युवाओं और आमजनों से जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस कड़ी में मेन पार्ट पहुंचे युवाओं के द्वारा सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया।
और वोट मांगते हुए नजर आए। आदित्य भगत ने संवाददाताओं से रूबरू होते हुए बताया कि भूपेश सरकार भरोसे की सरकार है तो कहती है वो करती है। साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 15,000 प्रति वर्ष देने की घोषणा की है, जिसे सरकार बनते ही तत्काल पूरा किया जाएगा। आज मैनपाट में मंत्री जी का दौरा था, जगह जगह उनको लोगों से मिलना था और इसी बीच आज कल जो सबसे बड़ी खबर आई कि कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा की है कि 15,000 रुपये सभी महिलाओं के खाता में दिया जाएगा गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा योजना है। महिलाओं को सम्मान करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जो ये योजना बनी है, इसका जो इफेक्ट है बहुत अच्छा है, लोगों के द्वारा काफ़ी सराहा जा रहा है। और रही बात युवाओं की, तो युवा शुरू से मंत्री जी को अपना समर्थन देते रहे हैं और जिस प्रकार से मैनपाट में विकास किया गया है, पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में गांव-गांव तक सड़क पहुंच गया है। यहाँ पे मैनपाट कार्निवल के माध्यम से जगह जगह कई कार्य किए गए हैं। टीएस सिंहदेव ने सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा में कई जगहों पर आमसभा को जनसंबोधित किया है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 5 सालों में हर वर्ग के लिए काम किया। हमारे साथ ही 75 सीटों की बात कर रहे हैं। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश भर में हम 2/3 से ज्यादा 7 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि 5 सालों में जिस तरह से बुनियादी मुद्दे पूरे हुए हैं, अगर 60 सीट से कम आती तो मुझे निराशा होगी। वहीं प्रेमनगर की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में मुझ पर भरोसा जताया था। इस बार भी मुझे विश्वास है कि काम को देखते हुए मतदाता कांग्रेस को आशीर्वाद देंगे। ये हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और बाकी कार्यकर्ताओं मतदाताओं के ऊपर रहता है। हम लोग को भरोसा है, साथ मिलेगा, कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। जी क्या कहना है कि भारी बहुमत से इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने को जाती है कांग्रेस? कोशिश यही। क्या सीट रहेगा? हमारे कुछ साथी 75 पार की बात कर रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत बड़ी निराशा होगी अगर 2/3 से कम आए, 60 से कम आए। काम काफी हुआ, बुनियादी काम काफी हुआ। ये हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और बाकी इस बात को ध्यान में रख के ये फैसला किया गया। सड़कें बन रही हैं, चाहे किसी भी आर्थिक स्थिति का परिवार हो, जिसको हम अमीर मानते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर मानते हैं, पैसे का मार सबके ऊपर पड़ता है। महिलाओं की तरफ बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जीटी रोड पर बाहरी अस्पताल के निकट घटी दुर्घटना में मां की मौके पर मौत होने के बाद उसके बेटे के गंभीर रूप से घायल होने का समाचार मिला। जानकारी के अनुसार अमन कुमार पुत्र देशराज निवासी पठानकोट अपनी माता राजकुमारी के साथ दीनानगर के निकटवर्ती गांव कोहलिया आए हुए थे। जब गांव कोहलिया से कार द्वारा वापस वाया दीदानगर पठानकोट की तरफ जा रही थी। स्थानीय बाहरी अस्पताल के निकट पठानकोट की तरफ से आई एक अत्यंत तेज रफ्तार पंजाब रोडवेज की बस ने उसको अपनी चपेट में ले लिया। फोन आया कि रोड साइड एक्सीडेंट होया। जब मैं आके देखिया वा तो जी रोडवेज की कार आ, रोडवेज की बस आ, एक आल्टो कार आ, ਉਹਦਾ एक्सीडेंट होया पिया सी। मुलाजा मौका करन ते पाया गया कि ये ਜਿਹੜਾ कार वाला आ, ये पिछे ਦਾ रोड साइड एक्सीडेंट होया ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਵਾ तेज रफ्तार होने करके ਇਹਨੂੰ काफ़ी कोई 500 गज ਜਿਹੜੀ दूरी ਤੇ ਉਹ ਘਰੀਸ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਡੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਕੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ 108 ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ एसएसपी दायमा हरीश कुमार के दिशा निर्देशों के तहत नशे और बुरे लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे आर्थिक अभियान के तहत धारीवाल थाने की पुलिस से पत्रकारों से बातचीत के दौरान चुराए गए डाक डोडे और 30,000 ड्रग मनी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सचिव सरबजीत सिंह चौहान ने कहा कि सीआई टीम व एएसआई
बलवीर सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ जीटी रोड भट्टा जपवाल के पास नाका लगाया हुआ था। बटाला की ओर से जा रहे मिनी कैंटीन नंबर को रुक उसकी तलाशी ली गई। कैंटीन की केबिन से 30,000 ड्रग मनी भारतीय मुद्रा बरामद की गई। खबर लखनऊ से है, जहां पर बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर केजीएमयू के चिकित्सकों ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि बढ़ते प्रदूषण COPD बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। सारे लोग ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, माइनिंग में करते हैं, या एक अवसर जो COPD डे का है बहुत खास है। कल वर्ल्ड COPD डे है। पूरी दुनिया भर में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है जागरूकता लाने के लिए। जागरूकता आमजन के साथ साथ जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पेरिफेरी में डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनमें भी। जिस तरह से अभी त्योहार का मौसम चल रहा है और मौसम पॉल्यूशन का भी है, एयर पॉल्यूशन, सबसे बड़े जो कारण हैं उन पे मैं आऊँगा। पहले मैं आपको बता दूं कि जो तादाद है वो 38.5 करोड़ लोग, मैं रिपीट करता हूँ, 38.5 करोड़, 38 करोड़ 40 लाख लोग COPD से दुनिया भर में ग्रसित हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय झारखंड दौरा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रांची पहुंच चुके हैं। बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलेहातू जाएंगे PM, और आपको बता दें कि ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री होंगे। MP और छत्तीसगढ़ चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपको बता दें कि बिरसा मुंडा की स्थल पर पहुंचेंगे और वहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती पर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री होंगे शामिल। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। प्रवेश, क्या कुछ जान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे और ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री होंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पे है और वो आज इसी संदर्भ में जो है रांची पहुंच चुके हैं और रांची में वो
भगवान बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती के मौके पर माल्यार्पण करेंगे। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि वहां पर एक संबोधन का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी फिर से जो है विपक्ष पे पूरा कटाक्ष करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 7,200 करोड़ रुपए की एक परियोजना का भी जो है वहां पर जो शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे विश्व की बात करें या देश की बात करें, जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं वो पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है उस मौके पर पहुंचे हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री पहले बन चुके हैं जो इस कार्यक्रम में, या बात करें कि झारखंड के आदिवासियों के जो कार्यक्रम है उसमें पहली बार शिरकत करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री मोदी बन चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कब तक वो वहां पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? साथ ही साथ चूंकि चुनाव है और ऐसे में ये चुनावी मौसम है, विपक्ष की भी इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी का रांची पहुंचने का जो कार्यक्रम था वो सुबह 10 बजे का था और वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आपसे थोड़ी बहुत देर में वो कार्यक्रम में शिरकत भी करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जो रांची के एयरपोर्ट पर जो भव्य स्वागत भी हुआ है, लोगों में काफी उत्सुकता है। विशेष तौर पर मैं बात करूं, झारखंड आदिवासी क्षेत्र में गिना जाता है, आदिवासी क्षेत्र इलाका है, वहां पर आदिवासी अधिक संख्या में है। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं तो उनका भव्य स्वागत हो रहा है। और उसके अलावा जो वहां की उत्सुकता है, लोग काफी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उत्सुक है, क्योंकि बताया जा रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि वहां पर आदिवासी क्षेत्र है, कम जो भी प्रधानमंत्री आज तक इस देश में बने हैं वो उस क्षेत्र में, और विशेष तौर पर ऐसी बरसी पर जो है कम ही मौके पर पहुंचते हैं। ये पहला ऐसा इतिहास में होने जा रहा है कि देश का प्रधानमंत्री पहली बार आदिवासी क्षेत्र में जाकर पूजा अर्चन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, उनके साथ विशेष तौर पर एक पूजा का जो आयोजन हुआ है उसमें भी शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, पीएम मोदी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रवेश बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट्स आपको लेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची पहुंच चुके हैं। यहां पर उनके स्वागत को लेकर तमाम तैयारियां की गई थी। मुंबई से खबर, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज होगा महामुकाबला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा महामुकाबला। अजय भारत के सामने पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड 4 साल पहले ही हार का बदला लेने का मौका। आज लीग दौर में लगातार 9 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं। आज दोपहर 2 बजे से पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। और प्रवेश संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रवेश, आज न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल मैच है और कहीं ना कहीं देश भर की निगाहें आज इस मैच पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि क्रिकेट को जो है हमारे देश में भगवान की तरह पूजा जाता है। क्रिकेट के दीवाने की संख्या जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं, भारत इस बार जो है वर्ल्ड कप का सबसे ज्यादा दावेदार दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार अभी तक जो भी मैच हुए हैं उसमें भारत ने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी की है। और बात करें, हर मैच को लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे पाकिस्तान हो। मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि लगातार जिस तरीके से भारत मैच को जीतता चला जा रहा है, उसको लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ती चली जा रही है। और आज जो है न्यूजीलैंड के साथ भारत का जो है मैच होना है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि ये मैच सेमीफाइनल मैच है, बड़ा अहम मुकाबला है। उसको लेकर पूरे देश में बात करें, पूरे देश प्रेमियों में काफी हलचलें हैं। बताया जा रहा है कि मैच पूरी तरीके से रोमांचक होगा। चाहे भारत की टीम की बात करें तो लगातार भारत के कप्तान जो है लगातार जो है अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सबसे ज्यादा जो है वर्ल्ड कप का दावेदार का अधिकारी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रवेश साह जो है वो भी साफ तौर पर लोगों में देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल आज का मैच आपको बता दें कि ये सेमीफाइनल मैच है जो कि न्यूजीलैंड के साथ खेला जाएगा। और अजय भारत के सामने पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड है। 4 साल पहले हार का बदला लेने का मौका है आज। और सीधे आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पटेल जी, प्रमोद पटेल जी, प्रमोद तिवारी जी, पवन शुक्ला जी और भारी संख्या में
पवई विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार कार्य आज सायंकाल समाप्त होगा। परसों 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के भाग्य का फैसला आप सबको करना है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं इस अवसर पर आप सबको आज भैया दूज का पावन पर्व भी है, इसकी बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रातः काल आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत माता के महान सपूत, भारत की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि में जाकर के उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिए नमन किया है। मैं इस अवसर पर अपने सभी वनवासी जनजातीय बंधुओं को जनजातीय दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमारा ये जनजातीय समुदाय सदैव से प्रकृति और पर्यावरण का उपासक रहा है। भाइयों बहनों, आप इस पन्ना जनपद में हैं, लेकिन समाचार पत्रों से सुनते होंगे, टेलीविजन में देखते होंगे, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के कारण कैसा माहौल हो रखा है, दम घोटू माहौल। गैस जहरीली है, पर्यावरण जहरीला सा हो गया है, आंखों में जलन है। माननीय उच्चतम न्यायालय को और एनजीटी को तमाम उद्योगों को वहां बैन करना पड़ा, लेकिन हमारा जनजातीय समुदाय प्राचीन काल से ही प्रकृति और पर्यावरण का उपासक होने के नाते इसके संरक्षण के लिए कार्य करता रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती को जनजातीय दिवस के रूप में मनाने का जो अभिनंदनीय कार्य किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली के 5 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज भैया दूज का भी पावन पर्व है। बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करने के लिए आज अपने अपने घर में जाकर के उनके प्रति दुआ कर रही हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रही है। पर्व और त्योहारों की ये लंबी श्रृंखला भारत की समृद्ध विरासत की प्रतीक है। भाइयों बहनों, हम सबको अपनी इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ और आपका पन्ना जनपद तो विकास की नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। याद करिए, कांग्रेस के समय उद्योग नहीं लगते थे, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार कार्य करेगी तो भाइयों बहनों, जेके सीमेंट जैसी नए नए उद्योग भी लगेंगे। और अब तो सुना है पन्ना में हीरे की खान भी प्राप्त हो गई है और हीरे से यहां के लाखों लोगों को नए रोजगार सृजन की संभावना बनेगी। आपका जनपद भी समृद्धि को प्राप्त करेगा और मध्य प्रदेश भी समृद्धि की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। आपने देखा होगा डबल इंजन सरकार का लाभ किस रूप में प्राप्त होता है। जब से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके आज देश के विकसित राज्यों की श्रृंखला में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, जो कार्य कांग्रेस 55-60 वर्षों में नहीं कर पाई, वह कार्य मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने मात्र 9 वर्ष में करके दिखा दिया।
हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण होना, हर गरीब परिवार को सिर ढकने के लिए एक छत उपलब्ध होना, एक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवा देना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवा देना, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का कार्य हो, या फिर उज्ज्वला योजना में हर गरीब परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य। भाइयों बहनों, ये सभी कार्य पहले भी हो सकते थे। कांग्रेस को तो 55-60 वर्षों तक मौका मिला था, लेकिन विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, गरीब कल्याण उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। वनवासियों, गिरवासियों, हरिजनों, जनजाति समुदाय के का उत्थान हो, उनका कल्याण हो, वे भी सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सके, ये कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस को जाति के नाम पर बांटती थी, समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती थी, वोट बैंक की राजनीति करती थी, और जब सरकार से देने की बात आती थी तो इनके नेता कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार तो मुसलमानों का है। यही तो कहते थे इनके लोग, तो यही कहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, अन्नदाता किसानों का है, नौजवानों का है, हमारी बहनें और माताओं का है। ये बात कांग्रेस के नेता कभी नहीं कहते थे, क्योंकि विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। भाइयों बहनों, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नारा एक ही दिया, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार देश के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, जनजाति के लिए, समाज के सभी तबकों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए कार्य करेगी। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास का ये नारा समग्रता को लेकर के चलता है, और ये राम राज्य की आधारशिला यही है, यही राम राज्य है। को भेदभाव किसी के साथ नहीं, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, किसी का नहीं। और इस पर चल रही केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा रही है। भारत के नौजवानों के सामने दुनिया के पास जाते हैं, आज पहचान का संकट नहीं है, भारत की सीमाएं सुरक्षित है। अब दुश्मन देश भी भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। सबको मालूम है कि टेढ़ी निगाहों से जब दिखाई देखेंगे तो उनकी आंखें निकालने में भी बहुत देर नहीं लगेगी। भाइयों बहनों, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और केंद्र की योजनाओं को और राज्य के साथ जोड़ करके उसका लाभ मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मिल सके, यह कार्य श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी ढंग से मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखा दिया। भाइयों बहनों, कार्य करने का एक जज्बा होता है। अब याद करिए, कांग्रेस के समय यह मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन आज विकसित हो चुका है। बीमारूपन से दूर होकर, इसको दूर करके विकसित राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को एक स्थान दिला दिया गया। अन्नदाता किसानों के लिए सबसे अधिक कृषि विकास दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश। नए उद्योग लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे हाईवे बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, और यही नहीं, IIT, मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIM
जैसी संस्थाओं की एक श्रृंखला खड़ी होकर के मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को साकार करना ही राम राज्य के उदाहरण है। एक और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से बिना भेदभाव के तबके के लिए पहुंचाने का कार्य हो रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। कांग्रेस के समय में पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था। कोई होली दीपावली कुछ भी आई, पता लगा कर्फ्यू। हमारे लिए पर्व और त्योहार उनके समय में भय और दहशत के माहौल के जैसे बन गए थे, लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो शानदार तरीके से उत्साह के साथ अपने पर्व और त्योहारों को आयोजित करके एक दूसरे को बधाई देते हैं। उत्साह और अमन के साथ पर्व और त्योहारों में पूरा समाज एकजुट होकर के इन आयोजनों में शामिल होता है। सरकार बदलने से, अच्छे नेतृत्व आने से कितना परिवर्तन हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखाई है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं कि आपकी आस्था को सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ही देगी। आप आइए देखिए, मोदी जी के आने के बाद काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन चुका है। पहले 5 लोग एक साथ बाबा का दर्शन करने नहीं जा पाते थे। आज भाइयों बहनों 50,000 लोग भी एकजुट होकर के चले जाए तब भी जगह की कमी नहीं होगी। ये परिवर्तन है। केदारपुरी कांग्रेस के समय पूरी तरह तबाह हो गई थी, प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गई थी। आज भगवान केदारनाथ का दर्शन करने के लिए उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी का पुनरुद्धार का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां करवा दिया। महाकाल में महालोक का दर्शन होता है और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में से राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस सुरक्षा दे पाती? क्या कांग्रेस राम मंदिर का निर्माण कर पाती? क्या कांग्रेस बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण कर पाती? और क्या कांग्रेस भाइयों बहनों महाकाल के महालोक की अनुभूति कांग्रेस करा पाती? क्या जब कांग्रेस न गरीबों का कल्याण कर सकती है, न विकास का कार्य ही ला सकती है, न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है, तो फिर कांग्रेस जैसे बोझ को ढोने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब है क्या? और मध्य प्रदेश की पवई विधानसभा क्षेत्र से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। और अब आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री संजू निषाद का बड़ा बयान। पागल कुत्ता काटने के लिए इधर उधर घूमता रहता है, लोगों को काटने के लिए कुत्ता इधर उधर घूमता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल खाने भेज देना चाहिए, पागल कुत्ते को खत्म कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद का जहर पता नहीं कहां कहां जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य भाड़े के पहलवान हैं। संजय निषाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल कुत्ता कहा। सपा को ऐसे नेता को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। बता दें आपको कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है, जिसको लेकर संजय निषाद का ये रिएक्शन उस पर आया है और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल कुत्ता बताया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद का ये जहर पता नहीं कहां कहां जाएगा और उन्हें पागल खाने भेज देना चाहिए। सपा को एक ऐसे नेता को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए।
बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।